मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। हाँ, करवा चौथ कैसे आ गई पंकज गिरी जी? आज करवा चौथ तो कार्तिक में आएगी ना, कार्तिक तो है नहीं, चौथ जरूर है लेकिन करवा चौथ नहीं है। वो भादवे वाली, जो भादवे की महीना है उसकी चौथ है आज। हाँ, नमस्कार बहादुर सिंह जी। चलिए मित्रों, हाँ चलिए गोपी जी स्टार्ट करते हैं। हाँ, राणा हमीर, देखिए कल अंतिम जो मैंने आपको पढ़ाया था रावल रतन सिंह, तो जिस मित्र ने कल वाली क्लास नहीं ली है रावल रतन सिंह वाली, हाँ वो रावल रतन सिंह वाली क्लास से पिछले वाले पार्ट भी देख ले मित्रों, क्योंकि एक क्लास आपकी छूट गई है, कई मित्र कल नहीं जुड़ पाए थे, है ना, तो उसकी वजह से पिछला जो रावल रतन सिंह है पद्मिनी की कथा है उसकी पिछला 50 मिनट का वीडियो एक बार जरूर देखिए। उसके आगे देखिए रावल रतन सिंह मैंने आपको बताया था। नमस्कार अन्वेषा जी, गोदारा जी, स्वागत आपका भी। रावल रतन सिंह है मित्रों, वो अंतिम शासक था मेवाड़ में रावल शाखा का, ठीक है। और रावल शाखा के बाद में मैंने आपको बताया था अब स्टार्ट होगी राणा शाखा, और राणा शाखा में मित्रों सबसे पहले आएगा आपके राणा हमीर। तेरह 1326 से 64 ईस्वी जिसका कार्यकाल था राणा हमीर मित्रों। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जगदीश जी कलवा ले लेना आप। हाँ, राणा हमीर 1326 से 64 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था, ठीक है। अब देखिए मित्रों, राणा हमीर है वो किसको हराकर है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करता है। राणा हमीर की बात की जाए तो देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये अलग अलग है, इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। देखिए एक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहता है कि इस राणा हमीर ने यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार है जय सिंह को हराकर, चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार जय सिंह को हराकर है चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ी कि एक रणकपुर प्रशस्ति जो पाली में है जिसका रचयिता देपाक था। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार मित्रों, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को मानकर, मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को मारकर है वो चित्तौड़ में है गुहिलों के वंशज है सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो मैं दोनों ही विद्वानों के दोनों ही अलग अलग बता देता हूं आपको। जीएच ओझा क्या कहता है? चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार जय सिंह को हराकर, चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार जय सिंह को हराकर राणा हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। और मैंने आपको पहले बताया था मित्रों, तो सिसोदा गांव है, सिसोदा गांव है वो किसने स्थापित किया था? हाँ, सिसोदा गांव है वो राहत ने, है ना, राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। अब हम पढ़ रहे हैं रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार। रणकपुर प्रशस्ति ये क्या कहती है? रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार मित्रों जो राणा हमीर है, इस राणा हमीर ने है मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को मारकर है वो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। तो राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को मारकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। तो मैंने आपको मित्रों दोनों ही मत बता दिए, देख लो, ठीक है।
दोनों ही मत आपको ध्यान में रखने हैं कि राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर है, वो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार है, वो किसे हराकर किया। तो दोनों मत बता दिए मैंने आपको। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार जय सिंह को हराकर चित्तौड़ में है सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा देखिए मैंने बताया था आपको, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीता था मित्रों, तो चित्तौड़ दुर्ग है वो जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? खिज्र खां को। हाँ, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा था। और खिज्र खां ने किसे सौंपा था? खिज्र खां की अधीनता स्वीकार की थी इस मालदेव सोनगरा ने जो जालोर का था, इसने खिज्र खां की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए खिज्र खां ने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो राम प्रताप जी, हाँ बिल्कुल सही बात आपकी। इस प्रकार की क्या कमेंट करने से क्या होगा, आप कम से कम 100 कमेंट कर चुके हो, सबको पता है। और मैं बता दूंगा मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं राणा हमीर को। एक ही कमेंट को आप 100 बार कर चुके हो, तो मैं बताऊंगा नहीं कि अभी मैंने स्टार्ट किया राणा हमीर, इसके बाद में नहीं बताऊं तब बोलना आप कि सर आपने नहीं बताया ऐसी चीज। आप एक कमेंट को 100 बार कर चुके हो कम से कम, ठीक है, आपको पता है तो अपने पास रखिए, सबको पता है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ तो बनवीर जो मालदेव सोनगरा है, इस मालदेव सोनगरा ने है वो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? खिज्र खां की, है ना। और खिज्र खां ने मालदेव सोनगरा को ये दुर्ग सौंप दिया था। ठीक है, उसकी चर्चा हमने पिछले पार्ट में की थी। तो दोनों मत आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डालने वाला जो शासक था वो कौन था? हाँ, चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था मित्रों? चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली मित्रों? राणा हमीर ने। और इसने राणा की उपाधि धारण की, राणा की उपाधि धारण की। ये राणा हमीर मित्रों, एक आपके हमीरदेव चौहान भी आएगा, है ना। हाँ, एक आपके हमीरदेव चौहान भी आएगा, जो चौहान वंश में आएगा वो हमीरदेव अलग है, उसको हम आगे पढ़ेंगे जब चौहान वंश इसके बाद में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए, कोई चीज छूट जाती है टॉपिक्स में रह जाती है, उसके बाद आप बोल सकते हो हाँ सर आपने वो नहीं बताई, हो सकता है कोई जल्दी, बड़ी बात नहीं, किसी से भी छूट सकती है, कोई बड़ा से बड़ा टीचर हो उससे भी छूट सकती है। सभी तथ्य कोई जरूरी नहीं कि एक साथ आई। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊं, लेकिन बीच में आप कमेंट्स पर कमेंट किए जा रहे हो तो उसको थोड़ा वेट तो कीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, तो राणा की उपाधि धारण किसने की? सबसे पहले राणा हमीर ने, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, जो राणा हमीर है इसके समय में तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? तुगलक वंश का शासक कौन था मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक। तो राणा हमीर के काल में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने है वो आक्रमण किया था मेवाड़ पर, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने हराया था। और किस युद्ध में हराया था? उस युद्ध को कहते हैं सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध में है मोहम्मद बिन तुगलक को किसने हराया था? राणा हमीर ने। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में। और मित्रों जो सिंगोली है वो वर्तमान में बांसवाड़ा में पड़ता है सिंगोली। हाँ, तो राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। हाँ, और सिंगोली कहां पड़ता है मित्रों? सिंगोली वर्तमान में आपके बांसवाड़ा में। हाँ, तो एक बार वापस देखना, राणा हमीर से हमने स्टार्ट किया मित्रों, ठीक है ना। राणा हमीर 1326 से 64 ईस्वी तक जिसका कार्यकाल था, गौरीशंकर हीराचंद कहता है इसने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार जय सिंह को हराकर किया था। और चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी राणा हमीर ने। जबकि रणकपुर प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है इसने मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। और राणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? वो था राणा हमीर, ठीक है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में तुगलक वंश के शासक है मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, ठीक है। इतना एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आगे चले। वो रामकिशोर जी स्वामी, आप जिसकी बात कर रहे हो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, वो इस हमीर के बारे में नहीं है।
वो हमीरदेव चौहान के बारे में वो कहावत है ना, जिसकी हम चौहान वंश में चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल सतीश जी सही कर रहे हैं, वो दूसरा अमीर है जिसकी हम चौहान वंश में चर्चा करेंगे। हाँ अब देखिए मित्रों, जो राणा हमीर है, हाँ इस राणा हमीर की देखो रणक जो आपके एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और मित्रों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इन दोनों में राणा हमीर को क्या कहा गया है? हाँ कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली? विषम घाटी पंचानन अर्थात विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान रहने वाला, विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान रहने वाला वो कौन था? वो था राणा हमीर। ये एग्जाम में पूछा गया मित्रों, किस गोहिल वंशीय शासक को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मित्रों राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन अर्थात विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान अडिग रहने वाला वो कौन था? राणा हमीर। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ कुंभा की पुस्तक है एक, कुंभा की पुस्तक कौन सी थी? रसिक प्रिया। कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया, कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया में इसी मित्रों जो गीत गोविंद पर टीका लिखी गई थी, बिल्कुल रामकिशोर जी स्वामी, गीत गोविंद जो पुस्तक थी जयदेव की, उस जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी गई थी। टीका का अर्थ होता है किसी भी पुस्तक का संक्षिप्त रूप लिखना। तो जयदेव की गीत गोविंद का संक्षिप्त रूप लिखा था कुंभा ने, किस रूप में? रसिक प्रिया के रूप में। तो मित्रों इस रसिक प्रिया में है वो इस राणा हमीर को क्या कहा गया है? राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है, वीर राजा की उपाधि दी गई है। कुंभा की पुस्तक कौन सी है मित्रों? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में राणा हमीर को किसकी उपाधि दी गई है? वीर राजा की। यह भी ध्यान रखना है मित्रों। तो कुंभा ने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में हाँ वीर राजा की उपाधि किस शासक को दी है? वो राणा हमीर को। किसे दी है? राणा हमीर को। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक आता है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। मित्रों इस कर्नल जेम्स टोड ने का एक कथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो राणा हमीर है वो अपने समय का एक प्रबल हिंदू शासक था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा हमीर है वो अपने समय का एक प्रबल हिंदू शासक था। ये किसने कहा था? कर्नल टोड ने। बिल्कुल टोड बाबू। हाँ, राणा हमीर अपने समय का प्रबल हिंदू शासक था, प्रबल हिंदू शासक था। राणा हमीर मित्रों अपने समय का प्रबल हिंदू शासक था। इस कथन का जो समर्थक वो था वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड। हाँ ठीक है, इसे ही कहते हैं राणा हमीर को क्या कहते हैं मित्रों? राणा हमीर को कहते हैं मेवाड़ उद्धारक। क्या कहते हैं? मेवाड़ उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं राणा हमीर को? मेवाड़ उद्धारक। मेवाड़ उद्धारक इसलिए कहते हैं, देखो मित्रों, हाँ जो राणा हमीर था
ये राणा हमीर है मित्रों, इसने मेवाड़ की जो चित्तौड़ दुर्ग है उस चित्तौड़ दुर्ग की कमान संभाली थी किसके बाद में? रावल रतन सिंह के बाद में। और आपको भी बताया जब चित्तौड़ दुर्ग पर खिलजी का अधिकार होता है तो उसके बाद चित्तौड़ को है काफी नुकसान पहुंचाया गया था खिलजी के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। और उसके बाद में जब चित्तौड़ दुर्ग को वापस संभाला किसने? इस राणा हमीर ने। तो राणा हमीर के काल में चित्तौड़ का है वो वापस है, चित्तौड़ दुर्ग है उसका उन्नति हुई थी, अर्थात चित्तौड़ का विकास हुआ था किसके समय? राणा हमीर के समय। इसलिए राणा हमीर को कहते हैं मेवाड़ उद्धारक। क्या कहते हैं मित्रों? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, और राणा हमीर के दादा थे मित्रों, दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। कौन था? राणा हमीर का दादा था लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। और उस लक्ष्मण सिंह सिसोदिया जो सिसोदा गांव का जागीरदार था, वह लक्ष्मण सिंह सिसोदिया है चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम शाखे में है, वो रावल रतन सिंह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। उसी लक्ष्मण सिंह सिसोदिया का पुत्र था अरिश सिंह, और उस अरिश सिंह का पुत्र कौन था? ये राणा हमीर। अर्थात लक्ष्मण सिंह है वो राणा हमीर के दादा थे। कौन थे? दादा थे। और अरिश सिंह कौन थे? अरिश सिंह राणा हमीर के पिताजी थे। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न हो रहा है मित्रों, इसी राणा हमीर ने मित्रों यहां पर चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया, चित्तौड़ में मंदिर बनाया बड़बड़ी माता का। कौन सा? बड़ी माता, जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, अन्नपूर्णा माता। अर्थात जब राणा हमीर है, ये राणा हमीर है मित्रों आक्रांताओं के साथ है लड़ने के लिए जा रहा था, तो कहते हैं कि इस बड़बड़ी माता ने इसकी सहायता की थी। इसकी जो सेना है उस सेना को अन्न खिलाकर, जब इसकी सेना के पास है वो अन्न की कमी, तो खाने वाले अन्न की कमी थी, तो कहते हैं कि इसी माता ने इसकी सहयोग किया था। इसलिए जो चित्तौड़ में बड़बड़ी माता का मंदिर है वो अन्नपूर्णा का माता का मंदिर है, वो इसी राणा हमीर ने बनाया था। और ये मित्रों सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है, सिसोदिया वंश की इष्ट देवी। कुल देवी तो बता दी मैंने आपको, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है मित्रों? सिसोदिया वंश की कुल देवी, हाँ सिसोदिया वंश की कुल देवी बताइए। बाण माता कौन सी थी? नहीं, बड़बड़ी माता इष्ट देवी है, इनकी आराध्य देवी है। सिसोदिया वंश की या घुइल वंश की कुल देवी कौन सी थी? बाण माता उनकी कुल देवी थी नागदा उदयपुर, मैंने बताया था ना आपको। और सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है वो है बड़बड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। और इस अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है मित्रों वो चित्तौड़ में किसने बनवाया था? वो मंदिर बनवाया था मित्रों इसी राणा हमीर ने। तो ये आपका होता है मित्रों राणा हमीर। एक बार वापस क्लियर कीजिए, इंपोर्टेंट शासक है मित्रों, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को किसकी उपाधि मिली है मित्रों? विषम घाटी पंचानन, अर्थात विषम परिस्थितियों में शेर के समान रहने वाला। कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि राणा हमीर अपने समय का प्रबल हिंदू शासक था। ठीक है। राणा हमीर को कहते हैं मेवाड़ उद्धारक, अर्थात विषम परिस्थितियों में मेवाड़ की बागडोर संभालने वाला शासक कौन था? राणा हमीर, इसलिए इसे कहते हैं मेवाड़ का उद्धार करने वाला। ठीक है। चित्तौड़ में, हाँ चित्तौड़ में है अपनी आराध्य देवी या इष्ट देवी बड़बड़ी माता के मंदिर का निर्माण, जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इस अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसी राणा हमीर ने करवाया था। हाँ, रामलाल जी पूछ रहे हैं मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? तो उंदरी गांव का जो भील सरदार होते थे वो उंदरी गांव के भील सरदार करते थे उस समय। ठीक है ना। हाँ, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल अशोक रोयल जी, बिल्कुल उंदरी गांव के भील। चलेगा मित्रों आगे। हाँ राम प्रताप जी, लाइट तो आ रही है, पास में कोई काम चल रहा है तो वहां से आवाज आ रही है।
राणा हमीर के बाद मित्रों शासक बना राणा हमीर का पुत्र कौन था? महाराणा छेत्र सिंह, जिसे ही कहते हैं महाराणा खेता। महाराणा छेत्र सिंह या महाराणा खेता, जिसका काल 1364 से 82 ईस्वी। छोटा सा शासक है, कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। हाँ, तो छेत्र सिंह महाराणा खेता की बात है। 1364 से 82 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था मित्रों। किसका पुत्र था ये? हाँ, राणा हमीर का पुत्र था। किसका था? राणा हमीर का पुत्र। ठीक है। अब मित्रों जो खेता है, इस खेता के काल की एक प्रमुख घटना याद करनी है कि इसने मालवा का था एक दिलावर खां गोरी, और मालवा के दिलावर खां गोरी को हराकर इसने मेवाड़ और मालवा में शत्रुता पैदा की। यानी मेवाड़ मालवा में जो शत्रुता पैदा होती है वो इसी के काल में होती है। उसके बाद में जो लाखा है और जो कुंभा है उसके काल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मालवा और मेवाड़ का संघर्ष भी होगा। तो जो मालवा और मेवाड़ का जो संघर्ष है, हाँ बिल्कुल नीलम जी आपके कमेंट आ रहे हैं, आप लेट आए हो, बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ पा रहा हूं मैं। देखिए थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। मालवा और मेवाड़ का संघर्ष है, उस मालवा और मेवाड़ के संघर्ष की जो शुरुआत है मित्रों, वो शुरुआत है वो इसी शासक ने की थी, क्योंकि इस छेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां को पराजित करके मेवाड़ मालवा में शत्रुता प्रारंभ की। तो इसने मालवा के दिलावर खां को हराकर, मालवा के दिलावर खां को हराकर मेवाड़ मालवा में शत्रुता पैदा की। मालवा के दिलावर खां को हराकर मेवाड़ मालवा में शत्रुता पैदा किसने की मित्रों? वो था आपका छेत्र सिंह। कौन था मित्रों? छेत्र सिंह या महाराणा खेता। और इसने अपने समय में जो 56 का मैदान है, अजमेर जहाजपुर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जीतकर है वो मेवाड़ में मिला लिया था। ठीक है। हाँ, महाराणा खेता की दासी, खेता की दासी, वो दासी कौन थी? खातिन। कौन थी? महाराणा खेता की दासी थी खातिन। और खातिन के 2 पुत्र थे। कितने थे? 2 पुत्र, चाचा और मेरा। हाँ, इन चाचा और मेरा का आगे उल्लेख है। हाँ, तो जो महाराणा खेता है, उस महाराणा खेता की दासी का नाम क्या था मित्रों? खातिन। और खातिन के 2 पुत्र कौन थे मित्रों? चाचा और मेरा है, वो किसके पुत्र थे? इस खेता की दासी के पुत्र थे। ठीक है मित्रों, इनका आगे उल्लेख पढ़ेंगे इनके बारे में। तो छेत्र सिंह के बारे में आपको ज्यादा याद नहीं करना है, राणा हमीर का पुत्र था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद करना है कि मेवाड़ मालवा में शत्रुता उत्पन्न करने वाला शासक है। मेवाड़ का कौन था मित्रों? वो था छेत्र सिंह, जिसने मालवा के दिलावर खां को हराकर मेवाड़ मालवा में शत्रुता पैदा की। और इसकी दासी का नाम खातिन था। और उस खातिन है कि 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। इनका आगे अध्ययन करेंगे, इनका उल्लेख आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, चाचा और मेरा ही नाम है नीलम जी इनका, चाचा और मेरा। लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, ताकि आगे वाला जो शासक है महाराणा छेत्र सिंह का पुत्र है, हाँ राणा हमीर का पोता महाराणा लाखा। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, बूढ़िया कौन है? बूढ़िया से, हाँ अब देखिए नेक्स्ट है राणा लाखा। हाँ, कार्यकाल 1382 से
1421 ईस्वी। राणा लाखा किसका पुत्र था मित्रों? छेतर सिंह का पुत्र, हमीर का पोता। हाँ मित्रों, जो राणा लाखा है, इस राणा लाखा के काल में सबसे पहली घटना की बात करें कि इसने शासक बनते ही सबसे पहले क्या किया, तो राणा जो लाखा है मित्रों, इस राणा लाखा ने शासक बनते ही सबसे पहले क्या किया? शासक बनते ही राणा लाखा ने सबसे पहले आक्रमण किया बूंदी पर। तो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर शासक बनते ही राणा लाखा ने आक्रमण किया। क्यों किया? मैंने आपको जब राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे उस समय भी पढ़ाया था आपको कि जो राणा लाखा के पिता कौन थे? छेतर सिंह। और मित्रों ये छेतर सिंह है, ये बूंदी विजय के उपलक्ष्य में मारे गए थे। छेतर सिंह है बूंदी विजय के उपलक्ष्य में मारे गए। अर्थात छेतर सिंह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं है बूंदी विजय प्राप्त करूंगा। बूंदी विजय था तारागढ़ दुर्ग को जीतूंगा, हाड़ाओं को हराऊंगा। लेकिन तारागढ़ दुर्ग को तो जीत नहीं पाए और बूंदी विजय के उपलक्ष्य में जो युद्ध हुआ हाड़ाओं के साथ, उस हाड़ाओं के साथ युद्ध में है वो छेतर सिंह है वो मारे गए थे। कौन? राणा लाखा के जो पिता थे। तब इस राणा लाखा ने प्रतिज्ञा की, इस राणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की कि ठीक है मेरे पिताजी तो है वो तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाए या बूंदी को नहीं जीत पाए, लेकिन इस राणा लाखा ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक है मैं इस बूंदी दुर्ग को या तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता, जब तक मैं बूंदी दुर्ग को या तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता, तब तक मैं अन्न जल है वो ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं है अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ली, किसने की थी? राणा लाखा ने। क्या की कि मैं जब तक बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा तब तक है अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। इधर हाड़ा भी चौहान शासक जो हाड़ा थे वो हाड़ा भी कुछ कम नहीं थे। अब मित्रों इसने प्रतिज्ञा कर ली बूंदी विजय की, लेकिन ये बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाया। हाँ, प्रतिज्ञा की क्या की? बूंदी दुर्ग को जीतने की। बूंदी दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ये बार बार आक्रमण करता है, बार बार आक्रमण करता है बूंदी दुर्ग पर, तारागढ़ दुर्ग पर, लेकिन हाड़ा जो शासक थे वो हाड़ा शासकों का ये सामना नहीं कर पाता है और हार जाता है। अब ये सोचता है कि ऐसे तो मेरी जो मैंने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। हाँ, ये कहता है कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बूंदी दुर्ग को जीतूंगा, लेकिन मैं बूंदी दुर्ग को तो जीत नहीं पाया। इसलिए इसने क्या किया कि चलो ठीक है बूंदी दुर्ग तो नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ पर क्या है मिट्टी का दुर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी का नकली दुर्ग, मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया। इसने कहा कि ठीक है चलो कि मैं उस दुर्ग को तो नहीं जीत पाया, लेकिन मैं मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनाऊंगा। और उसी तारागढ़ दुर्ग के सामने एक डुप्लीकेट बोलते हैं ना मिट्टी वाला, मिट्टी का दुर्ग बना दिया और कहा चलो ठीक है उसको तो नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे क्या हम तो इस नकली को ही, इस नकली दुर्ग को ही तहस नहस कर देंगे। फिर इस अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इस मिट्टी के नकली तारागढ़ दुर्ग को बनाकर इसको क्या किया? नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा क्या की? पूरी। अब मित्रों हाड़ा भी कुछ कम नहीं थे, जो हाड़ा शासक थे बूंदी के वो भी कुछ कम नहीं थे। वो हाड़ा शासक है, यहाँ पर हाड़ा शासकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हाँ, हाड़ा शासकों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और एक था कुंभा हाड़ा। कौन था? कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा ने मित्रों इस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी, कुंभा हाड़ा ने मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा दी। कुंभा हाड़ा ने नकली दुर्ग को बचाने के लिए, नकली दुर्ग को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी।
हाँ, तो ये है मित्रों राणा लाखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मित्रों इसके बारे में। तो इसने शासक बनते ही तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है मित्रों, और तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाया तो मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे है तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। कौन? राणा लाखा। ठीक है मित्रों, अब राणा लाखा के काल की जो प्रमुख घटना है मित्रों, राणा लाखा काल में एक तो बनी थी पिछोला झील। राणा लाखा के काल में पिछोला झील कहां पर? उदयपुर में। हाँ, राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। कहां पर? उदयपुर में। और पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछू या चिड़ीमार बंजारे ने। हाँ, राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में उदयपुर में पिच्छू या चिड़ीमार बंजारे ने कौन सी झील का निर्माण कराया मित्रों? पिछोला झील। ये प्रश्न आया हुआ है, पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था? तो पिछोला झील का निर्माण मित्रों किस शासक के काल में हुआ था? राणा लाखा के काल में हुआ था, ध्यान रखना। और इसी पिछोला झील के किनारे मित्रों आपका एक नटनी का चबूतरा भी है, आपने पढ़ा होगा। नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील के किनारे है। इसके अलावा हमने पढ़े थे, देखो जग मंदिर, जग मंदिर और जगनिवास महल, ये बताए थे मैंने पिछले पार्ट में जब महल पढ़ाए थे आपको। तो जग मंदिर और जगनिवास महल ये भी इसी पिछोला झील के किनारे। तो पिछोला झील के किनारे क्या क्या है? नटनी का चबूतरा है, जग मंदिर है और जगनिवास महल। ये सारे के सारे कहां पर है मित्रों? पिछोला झील के किनारे। इसके अलावा राणा लाखा के काल में ही मित्रों उदयपुर के जावर में, उदयपुर के जावर में चांदी की खाल निकली, चांदी की खान निकली। राणा लाखा के काल में ही मित्रों उदयपुर के जावर में क्या है? चांदी की खान निकली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राणा लाखा के काल में है, उदयपुर में है, वो जावर में चांदी की खान निकली थी जिसमें है शीशा है, जस्ता है, कैडमियम है, जैसे है वो धातु हाँ निकले थे। हाँ, बिल्कुल जगदीश मंदिर की भी चर्चा होगी बिल्कुल आगे। हाँ बिल्कुल करेंगे वो। हाँ, जगत सिंह के काल में करेंगे पंकज गिरी जी, बिल्कुल। हाँ, वो यहीं पर है उदयपुर में। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देखिए, राणा लाखा पढ़ रहे हैं मित्रों। राणा लाखा, हाँ, इसके दरबार के पहले विद्वान देखो, इसके दरबारी विद्वान, राणा लाखा के दरबारी विद्वान कौन थे? तो एक तो थे झोटिंग भट्ट। कौन थे? झोटिंग भट्ट। और एक है धन्येश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट और धन्येश्वर भट्ट। राणा लाखा के दरबारी कौन थे? झोटिंग भट्ट और धन्येश्वर भट्ट। तो राणा लाखा क्षेत्र सिंह का पुत्र था और क्षेत्र सिंह मित्रों बूंदी विजय के उपलक्ष्य में मारे गए थे। और इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ये प्रतिज्ञा की थी राणा लाखा ने कि मैं जब तक बूंदी दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो ये मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनाकर, हाँ, मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनाकर है उसको जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। और मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए कुंभहाड़ा है उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी। ठीक है, राणा लाखा के काल में प्रमुख क्या है? एक तो पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में हुआ था जिसका निर्माण पिच्छू मार या चिड़े मार बंजारे ने करवाया था। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है, जग मंदिर है, जगनिवास महल है। उदयपुर के जावर में चांदी की खान निकली थी किसके समय में? राणा लाखा के काल में। यह प्रश्न भी पूछा गया है, जावर में चांदी की खान किस शासक के काल में निकली? राणा लाखा के काल में। और इस खान में चांदी, शीशा, जस्ता, कैडमियम जैसे धातु निकले थे। राणा लाखा के दरबारी विद्वान कौन थे मित्रों? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ये किसके दरबारी थे? राणा लाखा के काल के। तो लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। हाँ जी सतीश जी, बिल्कुल क्लियर ही करवाएंगे जितना करवाया जाएगा मैटर आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट और वो छूट जाए।
हाँ, बढ़िया है सुनीता जी, बिल्कुल नोट्स बनाइए साथ साथ में, ताकि दोबारा रिपीट करते हो तो उस समय दिक्कत नहीं आएगी। अपना पढ़ा हुआ और अपना लिखा हुआ देखिए आसानी से समझ आता है, और आप गाइडों में जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। अब बस राणा लाखा के काल में अंतिम पॉइंट पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, जो राणा लाखा है, इस राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था। राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ, लेकिन उसमें भी एक शर्त थी। मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ। हाँ, राणा लाखा है मित्रों, इस राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था। किसके साथ? हालांकि विवाह पहले भी हो गया था, इसके एक पुत्र भी था। हाँ, यानी राणा लाखा का जो बड़ा पुत्र था, वो बड़ा पुत्र कौन था? चुंडा। कौन था? राव चुंडा। हाँ हाँ, राणा लाखा का बड़ा पुत्र कौन था? चुंडा। राव चुंडा है वो इसका बड़ा पुत्र था, लेकिन वृद्धावस्था में है मारवाड़ का जो रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ का है जो विवाह किससे होता है? हंसाबाई। जो रणमल राठौड़ है उसकी बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई के साथ विवाह किसका होता है मित्रों? राणा लाखा का। हाँ, लेकिन देखो वृद्धावस्था में भी इसको है वो हंसाबाई पर प्रेम आ गया था, प्यार आ गया था, जिस प्रकार हमने महाभारत में देखा था ना मित्रों। हाँ, जैसे जो भीष्म पितामह थे उसके पिताजी थे शांतनु, और शांतनु को भी वृद्धावस्था में है वो है जो सत्यवती है, वो सत्यवती से प्रेम हो गया था, है ना। उसके बाद में जो भीष्म पितामह है, जो देवव्रत के नाम से जाने जाते थे पहले, और उस भीष्म ने वहां पर क्या की थी? प्रतिज्ञा की थी। यानी भीष्म के पिताजी थे शांतनु, और भीष्म का बचपन का नाम वैसे देवव्रत था, और शांतनु को भी वृद्धावस्था में सत्यवती से प्रेम हो गया था। हाँ, तो शांतनु को जब वृद्धावस्था में प्रेम हो गया तो भीष्म ने क्या कहा? शांतनु से कहा कि ठीक है आप उससे शादी कर लीजिए, लेकिन शांतनु को है जो सत्यवती है उसके पिता एक शर्त रखते हैं। हाँ हाँ, सत्यवती के पिताजी शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? सत्यवती के पिताजी ये शर्त रखते हैं कि मैं मेरी पुत्री की शादी आपसे कर सकता हूं, लेकिन इस सत्यवती की जो संतान होगी आगे वही वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगी। तो इस प्रकार की शर्त रखती है। तो जो गंगा का पुत्र था भीष्म, गंगा का पुत्र था देवव्रत को जब इस बात का पता चलता है तो वो शांतनु से कहता है, अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है आप सत्यवती से विवाह कर लीजिए, और मैं कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत काल की बात है मित्रों। उसी का उदाहरण यहाँ पर कौन देता है? राव चुंडा। और राव चुंडा किसका पुत्र था मित्रों? राणा लाखा का पुत्र था। लेकिन इस रणमल राठौड़ ने यहाँ पर शर्त क्या रखी? वो इस शर्त रणमल राठौड़ ने रखी। रणमल राठौड़ ने कहा कि मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तभी करूंगा जब हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही है वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। इस प्रकार की शर्त किसने रखी? रणमल ने। अब जब रणमल ने इस प्रकार की शर्त रखी कि लाखा और हंसाबाई की संतान ही है वो गद्दी पर बैठे, तो यहाँ पर राव चुंडा पहले से बड़ा पुत्र था राणा लाखा का, तो ये कहां पर जाएगा? तो ये लाखा चिंतित हो गया, भाई अब कैसे क्या होगा? मैं तो इससे प्रेम करता हूं हंसाबाई से, लेकिन अब शादी कैसे होगी? तो यहाँ पर राव चुंडा को जब इस बात का पता चलता है कि मेरे पिताजी राणा लाखा है वो धर्म संकट में है और उनकी जान तो अब मैं बचा सकता हूं, अर्थात उनकी शादी तो मैं करा सकता हूं, तब इस राव चुंडा ने क्या की मित्रों? प्रतिज्ञा की थी। राव चुंडा ने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं
कि मैं कभी भी है वो मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब आप अपनी बहन की शादी अर्थात हंसाबाई की शादी अपने मेरे पिताजी लाखा के साथ करवा सकते हैं, और मेरा कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर है वो अधिकार नहीं रहेगा। मेवाड़ की राजगद्दी पर मेरा अधिकार कभी भी नहीं रहेगा। ये प्रतिज्ञा कौन करता है? रावचुंडा। जब रावचुंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं है मेवाड़ की गद्दी पर कभी भी अपना अधिकार नहीं रखूंगा, तब रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया मित्रों? राणा लाखा के साथ किया था। ठीक है, इसीलिए इस रावचुंडा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह। जिस प्रकार महाभारत काल में देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी है हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी भी है मेरा अधिकार नहीं रखूंगा। सत्यवती की संतान उत्पन्न होगी, वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। हाँ, इसी प्रकार यहाँ की जो मेवाड़ में है जो ये प्रतिज्ञा की वो किसने की थी? रावचुंडा ने की थी कि रणमल की बहन हंसाबाई और मेरे पिता लाखा से जो संतान होगी वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। ठीक है, हाँ, इस प्रकार की जो इसने ये प्रतिज्ञा धारण की, इसीलिए रावचुंडा को क्या कहते हैं मित्रों? मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया। देखो किसने? रावचुंडा ने अपने पिता के लिए वृद्धावस्था में भी अपने पिताजी की शादी करवा दी एक कुंवारी कन्या के साथ, एक जो उम्र में इनसे बहुत छोटी थी हंसाबाई। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जब इनकी शादी करवा दी तो राणा लाखा व हंसाबाई की एक संतान हुई। लाखा व हंसाबाई की संतान कौन हुई? लाखा व हंसाबाई के संतान कौन हुई? आगे मोक्कल हुआ। कौन हुआ? राणा मोक्कल। ये राणा मोक्कल किसकी संतान थी? इस लाखा और हंसाबाई की संतान थी। ठीक है, अब जब ये इन दोनों की संतान उत्पन्न होती है तो उसके बाद में ये राणा लाखा है वो अपने बड़े पुत्र रावचुंडा से प्रसन्न होता है, और रावचुंडा से प्रसन्न होकर इस रावचुंडा को मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के जो 16 ठिकाने थे उन 16 ठिकानों में से मेवाड़ के 4 ठिकाने देता है। मेवाड़ के 4 ठिकाने किसे देता है? रावचुंडा को। मेवाड़ के 4 ठिकाने, जिनमें से एक प्रमुख ठिकाना सलुम्बर था, सलुम्बर का ठिकाना। तो राणा लाखा अपने बड़े पुत्र रावचुंडा से प्रसन्न होकर मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे 16 ठिकानों में से प्रथम 4 ठिकाने किसे देता है? रावचुंडा को देता है, तथा इस रावचुंडा को इस मोक्कल का क्या नियुक्त कर देता है? संरक्षक। क्या नियुक्त कर देता है? मोक्कल का संरक्षक किसे नियुक्त कर देता है? रावचुंडा को। कौन कर देता है? राणा लाखा। तो मोक्कल तो था अल्पवयस्क और ये बड़ा रावचुंडा था, तो रावचुंडा को मोक्कल का संरक्षक नियुक्त कर देता है। इसके पश्चात मित्रों जो आगे की घटना होगी जो मोक्कल के काल की, हाँ, तो उसके आगे जो चाचा मेरा है उन्होंने मोक्कल की हत्या कर दी थी। उसके बाद में चाचा मेरा की वापस रणमल के सहयोग से हत्या की जाएगी, उसकी चर्चा हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये है राणा लाखा। मित्रों अंतिम पार्ट में हमने आज की में यहीं पर इतनी चर्चा की है कि वृद्धावस्था में राणा लाखा का विवाह है मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ इस शर्त पर किया गया कि हंसाबाई और लाखा से जो संतान होगी वही मेवाड़ पर क्या करेगी? राज करेगी। ठीक है मित्रों, लेकिन इसमें बीच में कौन आ रहा था? रावचुंडा, जो इसका बड़ा पुत्र था। लेकिन रावचुंडा ने प्रतिज्ञा की कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वही यहाँ पर राज करेगी। तो इस प्रकार रावचुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। उसके बाद हंसाबाई और मोक्कल है, हंसाबाई और लाखा की एक संतान होती है मोक्कल, जिसका संरक्षक किसे नियुक्त कर देते हैं? रावचुंडा को। और रावचुंडा से प्रसन्न होकर राणा लाखा इसे मेवाड़ के 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने हैं वो भेंट करता है। तो ये मित्रों आज हमने राणा लाखा तक अध्ययन कर लिया है।